हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर 1 है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला पूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मतलब कह सकते हैं कि वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं में इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या टॉपिक आते हैं, है ना, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या लक्षण होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार, ये रासायनिक अभिक्रिया के भाग होते हैं, कह सकते उत्पाद प्रतिफल होते हैं, उसके बारे में जानना है। एक होता है रासायनिक समीकरण जिसको रासायनिक अभिक्रिया को संकेत से या सूत्र से हम दर्शाते हैं, तो रासायनिक समीकरण होता है, उसके बारे में जानेंगे। रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार का होता है, एक संतुलित और दूसरा असंतुलित। ठीक है, उसके बाद जानेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में जो बेसिक टॉपिक्स है, जो क्या क्या इंक्लूड होगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर जानेंगे, एक एक करके हम एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब प्रकार जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के, किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, संयोजन वियोजन सबके बारे में जानने, लगभग 8-9 प्रकार की अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में यहाँ दो तरह का होगा, एक बैलेंस संतुलित होता है, एक असंतुलित अनबैलेंस रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के आधार पे कुछ पदार्थ के में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उस आधार पे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में किस आधार पे बदलाव होगा। एक अभिक्रिया है जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वह अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, मतलब है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग ये जानेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, और उसके क्या क्या दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है दैनिक जीवन में, ये कह सकते हैं ना। तो बेसिकली यही टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो, हम लोग क्लास में केवल इसका जो मिनिमम समरी होता है इसके बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे, है ना, जानेंगे समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे अभिक्रिया होती है। अब लोगों का काम एक अभिक्रिया को सिर्फ लर्न कर जाना, याद कर देना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में केवल अभिक्रिया है, उस पदार्थ का नाम, उसका सूत्र याद करना है, उसको रासायनिक अभिक्रिया को हम लर्न ही कर जाना, याद ही कर जाना है ना। और उसका बेसिक चीज़ है वो लिखना होता है, वो लिख सकते हो आपको, वरना इसका जितने भी नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करोगे, है ना, ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, क्लास 10 का ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम लिंक पर, अब उसको क्लिक करोगे, PDF आपको मिल जाएगा हर क्लास के नोट्स का, साइंस का जितना भी नोट्स है आपको PDF मिल जाएगा, क्लास बाय क्लास मिलेगा PDF, है ना। जैसे आज क्लास में क्या क्या टॉपिक डिस्कशन किया उसी का PDF मिलेगा, फिर कल क्लास में क्या होगा उसी का PDF मिलेगा। ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आपको ये मिलेगा। तो आज का क्लास शुरू किया जाए। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, आज क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि पदार्थ का मिलना। सवाल यहां पे है कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। क्लास 9 में आप लोग बेसिकली जानते होंगे पदार्थ के बारे में, सबस्टांस के बारे में जानते हो कि हर कोई वस्तु जो स्थान एरिया कैप्चर करेगा, स्थान घेरेगा, जिसका द्रव्यमान होगा। मतलब ये हुआ कि जो स्थान घेरेगा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, चाहे वो द्रव्यमान बहुत कम हो या ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है, तो उस वस्तु को कह सकते हैं पदार्थ। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि या तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना देगा, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना देगा। तो उस टाइम पे दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाने का अर्थ क्या हुआ, वो रासायनिक अभिक्रिया होगा।
यह हो सकता है कि एक बड़ा पदार्थ टूट कर, किसी वजह से टूट कर, या तो तापमान की वजह से हो सकता है या किसी कारणवश टूट कर, उष्मा देते हैं उसमें, किसी कारणवश टूट जाता है तो वो होता है अपघटन। उस टाइम पे अपघटन होगा तो वो भी एक तरह का एक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का बेसिकली मतलब ये हुआ है कि जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा या एक बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, उस तरह के प्रक्रिया को, प्रोसेस को कहते हैं, वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है हुआ, यदि हाइड्रोजन गैस को, ये भी एक पदार्थ है, गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस से मिला दिया जाए, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से मिला दिया जाए तो पता होगा आप लोगों को क्या बनता है, जल बनता है, पानी बनता है। यहां दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ में? कार्बन का दहन करो, कार्बन कह सकते हो या कोयला कह सकते हो, कार्बन का अपरूप होता है कोयला। कार्बन या कोयला ऑक्सीजन में जला दो, कार्बन को या कोयला को ऑक्सीजन में जलाने पर, दहन कराने पर, है ना, गर्म करने पर, दहन करने पर एक नया पदार्थ बनेगा। उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। उस टाइम पे आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया अभिक्रिया। यह हो सकता है एक पदार्थ टूट कर, या तो विद्युत धारा प्रवाह करने पर, ऊष्मा प्रवाह देने पर, या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसी कारणवश हो सकता है कि एक बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। जैसे देखो, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक पदार्थ हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ साथ बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी है वो हम लिख रहे हैं केवल अभिक्रिया। अभिक्रिया में पदार्थ का नाम लिखा जा रहा है, पदार्थ का सूत्र नहीं लिखा जा रहा है। जैसे ही सूत्र लिखेंगे तो वो फिर अभिक्रिया नहीं रहेगा, वो समीकरण बन जाएगा, रासायनिक समीकरण। बेसिकली यही दोनों में फर्क होता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। देखो, हाइड्रोजन गैस जो कि गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस गैसीय अवस्था में है, जल बन गया द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में बन गया। यहाँ पे कार्बन ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में बन गया। तो सुनो, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर में या एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ, ये भी एक पदार्थ, यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ, हाइड्रोजन गैस और गैस जो दोनों गैस अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाया। पानी जो है इस टाइम पर एक नया पदार्थ है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर भिन्न गुण वाले, ऐसा नहीं कि एक ही गुण, समान गुण वाले, भिन्न गुण वाले एक नया पदार्थ बनाएगा, उसको कहते हैं एक नया या दो, एक या एक से ज़्यादा नया पदार्थ बनाता है, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे एक इसका गुण, इसका गुण, इसका गुण, तीनों में अंतर होता है। हाँ, लेकिन अगर बात करेंगे थोड़ा सा गुण की, गैसीय अवस्था में ये भी है, ये भी गैसीय अवस्था में, बल्कि कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन वायुमंडल में ज़्यादा है, इसका कम है। लेकिन अवस्था की बात करेंगे तो इसका अवस्था एक जैसा है, तो लगभग इसका गुण मैच कर रहा, मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पदार्थ जो है गैसीय अवस्था में है, इन दोनों का गुण, जो नया पदार्थ बना है जल, इसका गुण से काफ़ी अंतर है। अब किसी किसी में अंतर होगा, किसी किसी में एक जैसा होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि गैस को गैस से मिलाते हैं तो गैस नया पदार्थ बनाएगा, ठोस को ठोस से मिलाएंगे, ठोस मिलाएगा। केवल एग्जाम्पल यही नहीं हो सकता, आप दैनिक जीवन में देखते होगे घर पर कि चीनी को पानी में मिला दिया, शरबत बना, मीठा बना ना शरबत, वो एक तरह का, वो भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। नमक को पानी में घुला दिया, उस तरह से नमक का पानी में मिलना, तो नमक एक पदार्थ
पानी दूसरा पदार्थ उस टाइम पे मिल रहा है, तो मिलने के बाद जो नया पदार्थ मिला, मतलब नमक का जलीय विलयन तैयार हुआ। किसी भी पदार्थ को जल में घुलाते हैं, उसका जलीय विलयन तैयार होता है। तो उस टाइम पे क्या हो गया, नमक का जलीय विलयन क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो सारे के सारे अभिक्रिया होते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे गैस को देखते हैं, बहुत सारे पदार्थ को देखते हैं कि एक से दूसरे को मिलाते हैं। पानी में दूध मिला देना, वो भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही हुआ, नया पदार्थ मिला। ये होना चाहिए कि अगर मिलकर कोई नया पदार्थ बने तब उस टाइम पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। सीमेंट को बालू में मिला दो, सीमेंट अलग बालू अलग, दोनों मिलकर जो तैयार होता है, उसका जो एक नया उत्पाद तैयार होता है, कह सकते हैं नया उत्पाद। तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, दीवारों की जो मतलब दीवारों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर के लिए करते हैं, घरों के लिए, है ना, घरों को सजावट के लिए करते हैं। तो वो भी एक तरह का क्या है, पदार्थ है। मार्केट से चूना का बोरा खरीद के लाते हैं, वैसे उसको पानी में डाल दिया, एक घोल तैयार हुआ, उस घोल का उपयोग करते हैं दीवारों की सफ़ेदी में। तो सारे का सारे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा। बात करेंगे, अभी हम देख रहे थे क्या कि एक हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से मिलाया, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है जल। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, इसको नोट करना है, मतलब ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या दौरान, ड्यूरिंग रासायनिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अलग होगा, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ अलग होगा। कह सकते हैं कि जो पदार्थ भाग लेता है तो उस टाइम पे वो पदार्थ मूल हो जाएगा, मतलब पहले का होगा, पुराना होगा। ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनेगा वो एक नया पदार्थ बनेगा। भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है अभिकारक। भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। ये हम यूँ कह सकते हैं उत्पाद, उत्पाद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग ले रहा आपका, ये वाला है, तो इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये क्या होगा आपका, प्रतिफल होगा, है ना, प्रतिफल होगा। सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड उसको जल में घुला दो, तो सोडियम क्लोराइड को जैसे ही जल में घुलाते हैं और उससे होकर धारा प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा, है ना, तो सोडियम आयन और दूसरा क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। सोडियम आयन एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा, वो बात में बताएंगे कौन धनायन कौन ऋणायन होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है सोडियम और क्लोरीन से बनता है। तो ऑब्वियसली करंट पास करते हैं, पानी में मिलाकर धारा प्रवाह करते हैं, तो सोडियम धातु आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अधातु आयन अलग हो जाएगा। तो इस टाइम पे देखो रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट रहा है, विद्युत धारा की उपस्थिति में दो पदार्थ बना रहा है, तो इस टाइम पे ये क्या होगा, अभिकारक। ये क्या होगा आपका, प्रतिफल, या हम कह सकते हैं उत्पाद। ठीक है, ये होता है रासायनिक अभिक्रिया की बेसिक प्रॉपर्टी। मतलब अब इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो रासायनिक अभिक्रिया को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, केवल दो ही नहीं, यहाँ दो में बताया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ
या एक पदार्थ मिलकर या टूटकर भिन्न गुण वाले, ठीक है, भिन्न गुण वाले, गुणों का गुण अलग हो जाएगा, उत्पाद इनका जो गुण होगा वो प्रतिफल के गुण से लगभग असमान होता है, बराबर नहीं होता है, मतलब भिन्न होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ या एक पदार्थ मिलकर या टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से परिभाषित करना है आपको। अब रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। लक्षण कहो या विशेषताएं कहो, जो कहना कह सकते हो आप। रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती। पहला विशेषता, गैस की उत्पत्ति। चलो मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं, ठीक है। गैस किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होगा। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाते हैं तो उस टाइम पे एक गैस उत्पन्न होगा। केवल ये सब प्रक्रिया जो होता है गैस की उत्पत्ति, रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस उत्पन्न होगा वो सब में नहीं होगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में होता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो गैस की उत्पत्ति होती है वो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में होगा, सब में नहीं होगा। जैसे देखोगे, यदि कार्बन को यहाँ पे हम सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर गैस उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे गैस की उत्पत्ति हुई है, ये रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्पन्न हुआ। हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में मिलाओगे बन जाएगा जल, यहाँ पे गैस उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इससे ये समझ में आया कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होता है। जैसे एक धातु को हम किसी भी अम्ल से मिला देते हैं, कोई भी अम्ल, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो या नाइट्रिक अम्ल हो, किसी अम्ल से धातु को अभिक्रिया करा दो तो एक गैस उत्पन्न होगा जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। बाकी जो प्रतिफल बनेगा तो बनेगा। हमें मकसद ये दिखाना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया सब में नहीं होगा, केवल कुछ ही रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसा होता है, सब में नहीं होता है, ठीक है। एक हुआ गैस की उत्पत्ति। दूसरा, अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में इसका स्टेट बदल जाएगा। 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हो सकता है कि भाग लेने वाला पदार्थ किसी और अवस्था में हो, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ उसका अवस्था बदल सकता है। मतलब हो सकता है कि ठोस भाग लिया, नया गैस बन गया, गैस ठोस भाग लिया, एक कह सकते हैं द्रव बन गया, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन ये भी एक ध्यान रखना है कि गैस की उत्पत्ति के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन भी जब होगा तो वो केवल कुछ अभिक्रिया में ही होता है, सारे अभिक्रिया में ये नहीं होगा। ध्यान रखना है बात को। देखो, जैसे हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से मिलाया, बन गया जल H2O। यहाँ पे गैसीय स्टेट में है, गैस अवस्था में, ये बन गया द्रव अवस्था में। रासायनिक अभिक्रिया के पहले भाग लेने वाला पदार्थ गैस अवस्था में है और इसके दौरान बनने वाला पदार्थ एक द्रव अवस्था में है। जैसे मोमबत्ती का दहन करते हैं ना, मोमबत्ती बनता है मोम से, ठीक है। मोमबत्ती बनता है मोम से, मोम प्लस बत्ती लगे होते हैं उसमें। मोम का अनुसूत्र हो जाएगा यहाँ पर C25H52, मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का एक हाइड्रोकार्बन समूह होता है, ठीक है। मोम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। चूँकि मोम एक ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे ही मोम को दहन करते हैं, चलाते हैं, तो मोम वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है।
मतलब उस टाइम पे मोम का जब दहन हुआ है, गर्म हुआ है, तो वाष्प बनकर कह सकते हैं गैस बनकर निकल गया। तो क्या मोम का दहन होना, गैस में बदलना एक प्रकार का अभिक्रिया है? ऑब्वियसली है। इसका स्टेट बदल गया, ठोस से बदल गया किसमें? वाष्प में बदल गया। तो सारे अभिक्रिया में नहीं होते, कुछ अभिक्रिया में होते हैं ऐसा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे, सब में ऐसा नहीं होगा। अब देखो, कार्बन को ऑक्सीजन में मिलाया तो यहाँ ठोस है, यहाँ गैस है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो यहाँ गैस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में रहा। वो अलग बात है कि यहाँ ठोस अवस्था में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, उसके दौरान अवक्षेप बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ये कह सकते हैं अवक्षेप बनता है। सवाल यहाँ पे है कि अवक्षेप क्या होता है? ये सब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। गैस का उत्पन्न होना, अवस्था में बदल जाना, अवक्षेप का बनना, इस प्रकार में रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लक्षण होते हैं ना, ये सब में नहीं देखने को मिलते हैं। सवाल यहाँ पे है कि अवक्षेप क्या होता है? प्रिसिपिटेट कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कहते हैं जब अवक्षेप बनता है। वह पदार्थ जब किसी विलयन में डालते हैं, जिस पदार्थ को डालने के बाद हो सकता है कि वो अभिक्रिया हुआ उन दोनों के बीच में, अभिक्रिया होने के दौरान एक नया पदार्थ उस विलयन के तली के नीचे आके जमा हो जाएगा, वो बनता है अवक्षेप। ठीक है, जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं, मिलने के बाद दूसरे पदार्थ में मिलाने का अर्थ होगा कि वो पदार्थ द्रव अवस्था में होगा। मिलाने के बाद हो सकता है कि नया पदार्थ बनेगा, और उस टाइम पे वो पदार्थ ठोस अवस्था में विलयन के तली के नीचे, और वैसे जो पदार्थ ठोस होता है वो पेंदी में आके नीचे आके बैठता है। तो अवक्षेप एक प्रकार का एक पदार्थ है जो ठोस अवस्था में होगा, जो विलयन के तली के नीचे आके जमा हो जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझोगे, सिंपल समझ लो कि एक कंकर को पानी में रख दिया, तो वो अलग बात है कि दोनों के बीच में अभिक्रिया नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कंकर को जैसे ही पानी में रख दिया तो कंकर पानी के तली के नीचे आके जमा हो गया, तो उस टाइम पे कंकर क्या कहलाएगा? अवक्षेप। अवक्षेप एक पदार्थ होगा, समझ में आ गया? हाँ, जैसे एग्जाम्पल लो, चीनी को मिला दो पानी में, तो चीनी को पानी में मिलाने का अर्थ होगा कि घुल जाएगा, वहाँ अवक्षेप नहीं बनेगा। एक एग्जाम्पल ले लो अवक्षेप का। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलियर में, सिल्वर नाइट्रेट का विलियर मिलेगा, उसमें डाल दो नमक, खाने वाला नमक, कॉमन साल्ट डाल दो। जैसे ही डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप तली के नीचे आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा उत्पाद बनेगा सोडियम नाइट्रेट। उस विलयन के नीचे में सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बना। इस प्रकार इसे एक बर्तन लिया, इसमें डाला हुआ है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस पे सिल्वर नाइट्रेट डाल दे, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। अब इसमें डाल दे ऊपर से एक ठोस अवस्था में पाए जाने वाला खाने वाला नमक NaCl। जैसे ही डालते हैं तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि दोनों के बीच में अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनेगा, बल्कि दो नया पदार्थ बनेगा। उसमें से एक नया पदार्थ जो होगा वो सफ़ेद रंग का विलयन के नीचे आके जमा हो जाएगा, उसी का नाम होता है अवक्षेप। ये अवक्षेप सारे में नहीं बनते हैं, कुछ अभिक्रिया में बनते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है, केवल सब में नहीं होगा, यह ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चलो देखते हैं चौथा रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। प्रकाश या ताप का निकलना, या प्रकाश का उत्पन्न होना, ताप का निकलना, हम यूँ कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार का लक्षण रासायनिक अभिक्रिया के। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ही होता है प्रकाश निकलती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ही तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तापमान में परिवर्तन। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, एक अनबुझा चूना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड,
उस अनबुझा चूना को मार्केट से खरीद के लाया गया और उसको थोड़ी देर के बाद डाल दिया पानी के अंदर में। जैसे ही पानी में डालते हैं तो उस टाइम पे अनबुझा चूना का तापमान बहुत नॉर्मल होता है, समान तापमान होता है जो वायुमंडल का होता है। जैसे ही पानी में डालते हैं तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो जो भखरा चूना बन जाएगा और भखरा चूना में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलेगा, मतलब तापमान उसका बहुत ही चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। उस टाइम में उसका तापमान बदल जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। तो इस टाइम पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ का तापमान था कम था, कि पहले पदार्थ का तापमान कम था और उसके बाद जब पदार्थ का तापमान हो गया वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो ये केवल सभी में नहीं होता, बल्कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ताप का निकल जाता है, किसी प्रकाश का निकलना। अब प्रकाश निकलती, अब ऐसे भी नहीं कि जब ये बुझा चूना बनेगा, भखरा चूना बनेगा तो प्रकाश निकलेगा, केवल तापमान में परिवर्तन होगा इसमें। ठीक है, कुछ अभिक्रिया देख लो, जैसे मैग्नीशियम को ये यूँ कह सकते हैं, एक मैग्नीशियम का बना हुआ रिबन को मैग्नीशियम रिबन, है ना, मैग्नीशियम रिबन को Mg को, चूँकि इसमें एक धातु है तो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ उसकी परत जम जाए, तो मैग्नीशियम रिबन को अच्छे तरह से क्या होता है कि उसको साफ कर लेना, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना है। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं, दहन कराते हैं, तो उस टाइम पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक कह सकते हैं कि एक चूर्ण बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनेगा, यूँ कह सकते हैं कि एक सफ़ेद चूर्ण बनता है, वाइट चूर्ण। तो उस टाइम पे जब मैग्नीशियम जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक कह सकते हैं कि ज्वाला के साथ जलेगा, चमकदार ज्वाला। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन पहले साफ कर लिया जाए, ऑक्सीजन में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनेगा। उस टाइम पे मैग्नीशियम रिबन जो जलेगा वो चमकदार ज्वाला के साथ जलेगा, ज्वाला उत्पन्न होगा। इसका मतलब प्रकाश का उत्पन्न हुआ ना कुछ अभिक्रिया में। यहाँ पर अनबुझा चूना को जल में अभिक्रिया कराया गया, मिलाया गया, तो उस टाइम पे बुझा हुआ चूना बना, मतलब एक वो चूना जो जिसका प्रयोग करते हैं दीवारों को सफ़ेदी में, बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो उस टाइम पे उसका तापमान इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये केवल कुछ रासायनिक अभिक्रिया में होता है, सब में नहीं होता है। ठीक है, एक और रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण देख लेते हैं। उत्प्रेरक, इसको यूँ कह सकते हैं कैटालिस्ट होता है। उत्प्रेरक एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया को, धीमी रासायनिक अभिक्रिया को फास्ट कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया को यदि गति प्रदान करना हो, तेज करना हो, तो उत्प्रेरक का काम होगा। जैसे देखोगे नाइट्रोजन गैस को, एक गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एक नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में मिलाते हैं, नहीं हाइड्रोजन गैस में, सॉरी, तो ये अभिक्रिया तब तक मिलेगा जब तक इसमें कोई एक नया पदार्थ न डाल दिया जाए। नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से मिलाने पर अमोनिया गैस बनता है, लेकिन अभिक्रिया उस टाइम पे जो होगा बहुत ही धीमी होगी। उसको फास्ट करना है, तेज़ करना है, तो कह सकते हैं कि उस टाइम पर निकेल या प्लेडियम, एक धातु होता है निकेल या प्लेडियम, एक पदार्थ डाल दो। इसकी अभिक्रिया में एक नया पदार्थ जैसे मिला देते हैं तो अमोनिया बनता है। मतलब यहाँ पर ये काम करेगा किसकी तरह, उत्प्रेरक की तरह, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना कि अभिक्रिया को फास्ट करना हो, अब एक लोहे को खरीद के लाओ, सिंपल समझ लो कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक को आप ऐसा समझ लो कि उत्प्रेरक में दो लोहा है, जो नया लोहा है उसमें कोई जंग लगा हुआ नहीं है। एक लोहा को हम सफ़ेद कह सकते हैं आसमान के नीचे रखा है, दूसरे को हम छतों के नीचे रखते हैं। तो जो कि बारिश की वजह से क्या होता है कि आसमान के नीचे रखा, खुले आसमान में रखा हुआ लोहा जो होगा उसमें जल्दी जंग पकड़ लेगा, लेकिन जो अंदर रखा हुआ है छतों के नीचे है उसमें जंग जल्दी नहीं पकड़ेगा। इसका कारण है कि बरसात का पानी,
है ना। जलवाष्प हो सकता है, बरसात का पानी होगा, उस पर तेज़ी से रिएक्ट करेगा। तो उस टाइम पे जलवाष्प कह सकते हो या बारिश का वर्षा पानी कह सकते हो, वो काम करेगा किसकी तरह, उत्प्रेरक की तरह, क्योंकि उसी की वजह से जंग फास्ट लगा है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का अभिक्रिया है। कभी कभी जंग जल्दी लगता है, कभी कभी जंग बहुत समय के बाद लगता है। जिसको खुले आसमान में रखते हैं, बारिश के पानी में जल्दी जल्दी असर करेगा जिस पर, वो जल्दी जंग लग जाएगा। तो उस टाइम पे बारिश का पानी किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक यही होता है कि अभिक्रिया को तेज कर देना। चलो एक नया एक लक्षण है अभिक्रिया के, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये अभिक्रिया के नए लक्षण, ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्मा का निकलना, क्षेपी में से होता है निकलना। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होगा, क्या होगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, निकलता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन में दहन करोगे, दहन कर मतलब जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसलिए वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या कह सकते हैं, कोयला को हम ऑक्सीजन में दहन कराया, जलाया, तो कोयला से जो बनने वाला नया पदार्थ राख बनेगा, तो अब इसलिए वो उसमें ऊष्मा निकलेगा, है ना। अब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो क्या बिना दहन के जलेगा, बिना ऊष्मा के निकले जलेगा, वो उसमें ऊष्मा निकलता ही, तापमान उसका चेंज हो ही जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। बल्कि वो डिपेंड करता है, अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को है ना जल में मिला दिया तो बन गया भकरा चूना बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, उस टाइम पे भी पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो गया। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, ये केवल कुछ अभिक्रिया में होता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगा उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बेसिकली यही होता है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं। यहाँ शोषी का अर्थ हुआ है कि ऊष्मा का अवशोषण करना, है ना, ऊष्मा का अवशोषण मतलब लेना, प्राप्त करना, लेना, ग्रहण करना। और यहाँ क्या होता है, निकलना। यहाँ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, क्षेपी हुआ। ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया, जब हम नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में मिलाते हैं तो कभी भी कोई प्रतिफल तैयार नहीं होगा, कोई प्रतिफल तैयार नहीं होगा जब तक इसको ऊष्मा न प्रदान किया जाए। कुछ अभिक्रिया तापमान पर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ेगा तो वो अभिक्रिया उसके बीच में होगा। सिंपल समझ लो कि एक नमक चीनी को पानी में मिलाते हैं, जनरली कि समान तापमान पे भी चीनी पानी में घुल जाता है, लेकिन जैसे ही चीनी पानी को गर्म कर दो, चीनी पानी के घोल को रख कर गर्म कर दो, तापमान बढ़ाओ तो वो जल्दी उसका घुलनशीलता बढ़ जाएगी। मतलब कि घुलने की जो कैपेसिटी होती है, घुलने का जो दर होगा वो बढ़ जाएगा उस टाइम पर। तो उस टाइम पे ऊष्मा की आवश्यकता हुई, दोनों पदार्थ के लिए ऊष्मा अभिक्रिया तेज होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को लिया जाएगा वो बनेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल में है जैसे नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में बिना ऊष्मा लिए नहीं मिला सकते। जब तक इसको ऊष्मा की जरूरत नहीं पड़ी तब तक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनेगा, तो एक नया पदार्थ मिलकर टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनेगा, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ को संकेत और सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं वो रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण दो तरह से हम लोग देखना है, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित होता है। तो ओवरऑल आज की क्लास में हम लोग ये जाने हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण हैं, जिसमें हमने जैसे ऊष्मा का उत्सर्जन होना, पॉइंट याद रखना है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। किसी भी पॉइंट को आप पहले इंक्लूड कर सकते हो। ऊष्मा का, प्रकाश का उत्पन्न होना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन कह सकते हो, कैटालिस्ट बनना, उत्प्रेरक का उत्पन्न होना, बनना कैटालिस्ट होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये सारे के सारे क्या है, अब रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं।